जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ के बारे में देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है और इसमें क्या है। ठीक है, तो न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटेशन पे भी खोज किया था, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। और न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे। अब वो देखिए क्या है, फोर्स के बारे में ही दिए हुए थे कि मतलब फोर्स के बारे में न्यूटन 3 बात बताए थे, वो क्या थी उसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो कहता क्या है कि कोई भी बॉडी यदि पहले चल रहा है जैसे वो पहले है, यानी कि जैसे कोई बॉडी चल रहा है तो वो चलता रहेगा, और यदि वो रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स न लगाया जाए। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, पहले बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद न्यूटन्स लॉ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया है जब तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको डिफिनेशन लिख देता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन unless until any external force acts on it। तो देखिए न्यूटन्स लॉ कहता क्या है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, कोई भी बॉडी हो यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को कंटिन्यू रखता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगता हो, या फिर कह सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, बाहरी बल जो कि अनबैलेंस्ड हो। ठीक है, अनबैलेंस्ड यहाँ पे बहुत जरूरी शब्द है। अनबैलेंस्ड किस लिए, जैसे कोई भी बॉडी है, इस पे इधर F लगा दिए, इधर F लगा दिए, F, तो इस पे कोई फोर्स नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे लगाना जरूरी है। ठीक, तो ये कहता क्या है, पहले हम लोग अनबैलेंस्ड के बारे में, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जानते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जितना इधर से फोर्स लगाए उतना इधर से लगा दिए, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड। एक है इधर से 5 न्यूटन लगाए, इधर से 2 न्यूटन लगा दिए, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे तो उसे बोलेंगे बैलेंस्ड, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे बोलेंगे अनबैलेंस्ड। या फिर इसे एक ही डायरेक्शन में, उसका कोई जरूरी नहीं है, जैसे इधर 2 न्यूटन लगा दीजिए तभी ये अनबैलेंस्ड फोर्स ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है इसको कैंसिल करने के लिए, तो इसीलिए ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आ गया होगा। तो पहला आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ का। जैसे कोई बॉडी है, सड़क पे चल रहा है, हाँ, जैसे हम लोग साइकिल पैडल मारते हैं और पैडल मारने के बाद रोक देते हैं, तो अब वो देखिए, अब वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, यदि हम लोग फ्रिक्शन, सड़क पर फ्रिक्शन न लगाएं उस पर, यानी कि सड़क उस पर यदि फ्रिक्शन न लगाए, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो देखेंगे कि वो साइकिल जो है उसी स्पीड से चलता रहेगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स या फिर ब्रेक, यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक, जब तक हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल और ये डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ पे कि सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो किसी भी उस पर जो फोर्स लगाया जाता है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, कोई भी वो, ये इसका डिफिनेशन है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, यही सेकेंड लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ यही बताया गया इसमें। हाँ, उसका रिजल्ट है ये
सेकेंड लॉ को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, इसमें इसका सीधे ये रिजल्ट है, इसका रिजल्ट का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको देखिए, इसमें हम लोग m यदि कॉमन ले लें, v माइनस यू बाई टी हो जाता है इज इक्वल टू f इज इक्वल टू यम ए के बराबर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग यदि ऐसे देखेंगे कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट of change of momentum, ठीक है, यही सेकेंड लॉ है। अब जब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी, यहाँ से m का कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाई टी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो f बराबर हो जाएगा यम ए के, k यम ए के, जहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग k को उतना महत्व नहीं देते हैं और f इज इक्वल टू एम ए आ जाता है, ठीक है। इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कि इस पे क्वेश्चन आता है इसी लॉ पे ज़्यादातर। जैसे कोई बॉडी है, क्वेश्चन एक इसका लिखिए, एकदम सीधे फॉर्मूला पे सिंपल क्वेश्चन। एनीबॉडी, देखिए इसको क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे कोई बॉडी है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड टेक्स फाइनल वेलोसिटी of 10 meter per second, then find force acts on it, ठीक है। कोई बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट होता है वो, और 10 मीटर प्रति सेकेंड लास्ट में लेके आ जाता है, यानी कि उसमें लास्ट में 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। लेट मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, ठीक है। बोल क्या रहा है, कोई 2 kg का कोई भी वस्तु है, वो रेस्ट से स्टार्ट करता है और गति करते करते 10 मीटर प्रति सेकेंड उसका गति हो जाता है, यानी कि इनिशियल v दिया हुआ है क्या 10, u दिया हुआ है 0, m दिया हुआ है क्या 2। अब इसमें टाइम भी जरूरी है कि टाइम भी हम लोग जाने, ठीक है। तो लेट टाइम टेकन इज 2 सेकेंड, ठीक है। वो 2 सेकेंड में इतना वो करता है, तो यहाँ पे टाइम का भी वैल्यू है 2, ठीक है। तो हम लोग को f पूछा हुआ है, f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो f का जो होगा एम भी माइनस एम यू अपॉन में t, जो कि बराबर है यम यानी कि 2, यम भी माइनस यू बाई टी, जो बराबर है यम ए। अब यहाँ पे एम ए न लिख के हम लोग v माइनस यू बाई टी देखेंगे, तो m यानी कि 2 को कॉमन, v यानी कि 10 माइनस 0 अपान में t यानी कि 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। और न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये देखते हैं, ये मास का यूनिट इनटू एक्सेलरेशन का यूनिट, तो मास का यूनिट ये है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड लॉ पे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये मैकेनिक्स है, यानी कि मैकेनिक्स का एक पार्ट है ये, तो
ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन हम लोग करते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में हम लोग इसका देखते हैं, जैसे हम इस दीवार पे मारे, इस बोर्ड पे मारे ऐसे, तो हमने जितना इसको मतलब हिट किया, उसने भी मुझे उतना ही हिट किया, उतने ही फोर्स से हिट किया, उसका फोर्स में कोई वो नहीं है। और देखेंगे हम लोग मतलब कि एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल आता है वो गन सिस्टम वाला, कि हम लोग जितनी ही मतलब कोई गोली चलाता है, जैसे कोई बंदूक चलाता है, तो उसका देखिए जितनी फोर्स से गोली आगे जाती है उतनी फोर्स से बंदूक भी पीछे आती है, लेकिन इसका मास ज़्यादा है। तो जब इसका मास ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा कम, और जब मास ज़्यादा है एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसीलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा चोट का अनुभव नहीं होता है।